हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यानी कि नेशनल इनकम। हम उसको काफ़ी अच्छे से अपना कंप्लीट कर रहे थे। अभी हम सेकंड चैप्टर पे हैं। आज ये सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट रहने वाला है, जहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे इस अपने सेकेंड चैप्टर को भी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास बहुत ही शानदार हमारे पास डिफरेंस है जिसका नाम है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। इसका डिफरेंस पढ़ने वाला है। देखो जी, समझने की कोशिश करो। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं बेटा? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सर, हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम या तो रीसेल करेंगे या फिर हम उनका फर्दर प्रोडक्शन कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग हैं, हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स ने मिल्क परचेज करा। अब आप हो, मैं हूं। मिल्क परचेज करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको पी जाएंगे, यानी कि कंजम्पशन कर लेंगे उसका, है ना। वहीं पर अगर मैं कोई डेयरी शॉप वाला हूं, यानी कि मेरी दूध की डेयरी है, मैं मिल्क परचेज करता हूं। अब मेरे लिए क्या है? वो सारा का सारा मिल्क मैं कंज्यूम कर जाऊंगा, मैं पी जाऊंगा इतना सारा मिल्क? नहीं, मैं उसका क्या करने वाला हूं? या तो मैं अब उसे परचेज करके कहां से लाया हूंगा? किसी विलेज से परचेज करके लेकर आया हूं, है ना। अब मैं जितने भी मेरे सिटी के लोग हैं उनको मैं बेचूंगा, रीसेल करूंगा, या फिर उसका कुछ फर्दर प्रोडक्शन कर रहा हूँ। या तो मिल्क से हमने पनीर बना लिया बेटा, दही बना ली, छाछ बना लिया, ये सब बना करके बेच देंगे। तो समझ रहे हो फाइनल गुड्स कैसे होते हैं? उसको या तो हम कंजम्पशन करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और वहीं पर अगर वो इंटरमीडिएट है तो कैसे हो जाते हैं? या तो रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन है। एक एग्जाम्पल और लो, अगर हमने बेटा गाड़ी परचेज करी है तो इन्वेस्टमेंट है। वहीं मैं अगर एक कार डीलर हूँ, मैं फिर गाड़ियाँ खरीदता हूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? मैं रीसेल करूँगा, यानी कि इंटरमीडिएट हो जाएगा। इससे पहले वाला फाइनल था कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फाइनल है और रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इंटरमीडिएट हो जाता है। अब बताओ, बताने की कोशिश करो कि इन दोनों में से कौन सा हमारे पास नेशनल और डोमेस्टिक में जाने वाला है और कौन सा नेशनल और डोमेस्टिक में नहीं जाएगा। सर, जो इंटरमीडिएट होता है वो ना तो नेशनल में जाएगा ना ही डोमेस्टिक में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हम रीसेल करने के लिए करेंगे ना बेटा। तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी नेशनल इनकम का पार्ट हो चुका है, तो हम उसको दोबारा इंक्लूड क्यों करेंगे? ये बेसिकली इंक्लूड होगा हमारे पास। ठीक है जी। अब इधर आ जाओ। ये जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं ये हमारे पास रेडी टू यूज होते हैं। जो भी हमारे पास फाइनल यूजर्स है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है। ये बेसिकली या तो कंजम्पशन करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे। अब उसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो? कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर वैल्यू एडिशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर बेटा फर्दर प्रोडक्शन है। जब भी बेचते हैं कुछ ना कुछ उसमें प्रोडक्शन करके ही बेचेंगे, है ना। तो इसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है। अब उसके बाद दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये बेसिकली बेटा प्रोडक्शन बाउंड्री वो होती है जहां पर हमारे प्रोडक्शन हो रही होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है ना। उसी के अंदर हमारे पास यहाँ पर कौन से गुड्स होंगे? जहां पर प्रोडक्शन होगी, यानी कि दोबारा अगर प्रोडक्शन करेंगे तो ये उसके अंदर होगा और फाइनल वो उसको क्रॉस कर चुका होगा। तो ये आ जाएगा बेटा क्रॉस कर चुका होगा, ये विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। एग्जाम्पल मैंने बताया, मिल्क वाला है, कार वाला है। इधर आ जाओ कि डेयरी शॉप ने मिल्क खरीदा तो रीसेल करेगा, है ना। कोल हमारे पास फैक्ट्री में यूज़ करा जाता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अगर किसी फैक्ट्री ने कोल परचेज करा है, अब उसको फर्दर प्रोडक्शन ही करेंगे ना। कोल का हमारे पास यहीं पर पहाड़ बना दिया, बिल्कुल उसका भी कुछ नहीं करेंगे, फर्दर प्रोडक्शन ही करेंगे। फिर आ जाता है प्रोडक्शन बाउंड्री। बेसिकली प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है? प्रोडक्शन बाउंड्री बेटा वो चीज़ है जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी प्रोडक्टिव सेक्टर्स, यानी कि उन सब चीज़ों की मदद से प्रोडक्शन चल रहा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास समझो कि ये एक फार्मर है बेटा, है ना। फार्मर ने प्रोड्यूस करी कॉटन और वो बी को सेल कर दी 2000 में। उसके बाद बी ने बेटा उस कॉटन की मदद से धागा यानी कि थ्रेड बना दिया, 3000 रुपए में सी को बेच दिया। सी ने बेटा उस धागे की मदद से हमारे पास कपड़ा बना दिया 4500 रुपए का, जो कि सेल कर दिया कंज्यूमर को। अब ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्या हमारे पास यहां पर बाहर आ जाता है, फाइनल गुड बन करके बाहर आ जाएगा, क्लॉथ बन करके, जब इसको कंज्यूमर हमारे पास यहाँ पर कंज्यूम करेगा। ये बेसिकली प्रोडक्शन बाउंड्री का पार्ट हो जाता है। और इसके ऊपर यही लिखा गया है हमारे पास कि जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर वो तभी रहेगा जब हमारे पास वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। अगर वो हमारे पास क्रॉस कर जाता है, व्हेन अ गुड कम आउट ऑफ द बाउंड्री, वो बेसिकली क्या बन जाता है? हमारे पास फाइनल गुड बन जाता है। ये इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। फिर आ जाता है सर हमारे पास कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। देखो, समझने की कोशिश करो, जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं और कैपिटल गुड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो, जो कंजम्पशन गुड्स होंगे ना, वो बेसिकली वो गुड्स होंगे जो कि हमारी ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और जो हमारे पास कैपिटल गुड्स होते हैं वो बेसिकली इनडायरेक्टली हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल इनके क्या हो सकते हैं? सर, इसके हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पर क्लोथ्स हो सकते हैं,
पेन हो सकता है, बटर हो सकता है, जो भी हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली हमारी जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर देगा। और इधर क्या है, इधर हो सकता है सर हमारे पास जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट्स। तो इसकी मदद से आप बता सकते हो जो हमारा लाइफ पीरियड होगा वो कैसा होगा। यहाँ पर इन सब गुड्स की जो लाइफ है वो कम होगी, क्योंकि इसमें डेली बेसिस की चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर जो लाइफ है वो बेसिकली हमारे पास 1 ईयर से ज़्यादा ही चलेगी, बहुत ही ज़्यादा चलने वाली है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी एक बार ले लिया तो सालों सालों तक चलता है ना। ये बेसिकली कोई भी प्रोडक्शन में नहीं काम करते हैं, ये बेसिकली प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि इसमें प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं। फिर चलते हैं सर अपने कंजम्पशन गुड को और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो कंजम्पशन गुड वो गुड होते हैं हमारे पास जो बेसिकली सेटिस्फाई करते हैं जितनी भी हमारी वांट्स हैं। किसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, वांट्स को। कैसे सेटिस्फाई करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, और जो कैपिटल गुड्स है वो इनडायरेक्टली करते हैं। एग्जांपल पढ़ो, ब्रेड है, बटर है, शर्ट्स है, पेन्स है, ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। अब इसको भी ना हमने 4 कैटेगरी में बेटा यहाँ पर डिवाइड कर दिया। सबसे फर्स्ट आ जाता है ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। देखो ड्यूरेबल गुड्स में वो सब चीजें आ जाती हैं जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम पे। कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, टेलीविजन है, हमने एक बार खरीद लिया, आज देखा, बार बार देख रहे हो, कल भी देख रहे हो, परसों भी देख रहे हो, आज मैच देख लिया, परसों कार्टून देख लिया, उसके बाद मूवीज देख ली, देख रहे हो ना। इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर भी है। लेकिन जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स है उसका जो हमारे पास यहाँ पर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वही सेमी ड्यूरेबल कहलाता है। कि वो गुड है जिनके पास लिमिटेड हमारे पास स्पैन ऑफ टाइम होता है, यानी कि लगभग 1 साल। जैसे कि आपने कोई भी कपड़े खरीदे बेटा, वो 1 साल तक ही चलते हैं। शूज खरीदे 1 साल तक ही चलते हैं। क्रोकरीज है, मतलब इसमें वो सब चीजें आ जाती है जो हमारी लिमिटेड टाइम तक ही चलती है, यानी कि 1 साल के ड्यूरेशन में ही चलती है। और ड्यूरेबल में कौन से आ जाते हैं, जो कि हम बार बार यूज कर सकते हैं ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, सालों तक यूज कर सकते हैं, जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर। अभी तक का मसला जो है वो क्लियर है। आगे चलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज गुड्स होते हैं, जैसे कि मिल्क, ब्रेड, पेपर पे एक बार लिख दिया फिर उसको वापस कर सकते हो, नहीं कर सकते। एक बार यूज हो गया तो बेटा यूज हो गया। वन टाइम यूज के लिए हमारे पास यहाँ पर होते हैं, है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा सर्विसेज। सर्विस बेटा सबसे पहली चीज तो इसके बारे में समझो, ये इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती हैं। क्या होती हैं, इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती है। क्या हो सकता है एग्जांपल्स, डॉक्टर सर्विस दे रहा है, लॉयर सर्विस दे रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, सर्विस ही तो दे रहा है। उसके पास कोई मटेरियल थिंग थोड़े ना है, तो नॉन मटेरियल थिंग है जो कि जो ह्यूमन वांट्स है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। क्या करती है, डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। यही बेसिकली हमारे पास यहाँ पर सर्विस हो जाता है। आगे चलते हैं सर कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स में क्या आ जाता है, देखो कैपिटल गुड्स बेसिकली वो फाइनल गुड्स होते हैं जिसको हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्शन किस चीज का कर सकते हैं सर, हम गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। किन सब चीजों से करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इन सब चीजों की मदद से हम इसको करते हैं। ये इसके अंदर लिखा गया है। इसके बाद लिखा गया है कि आप इसको यूज कर सकते हो फ्यूचर में प्रोडक्शन के लिए, और इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम होती है सेवरल ईयर्स के लिए, लेकिन एक एक्सपेक्टेड रहेगी। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है भाई, प्लांट एंड मशीनरी अब उसकी कुछ तो लाइफ होगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल एक्सपेक्टेड है ना। तो ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है, लेकिन वो हो सकता है सेवरल ईयर्स के लिए, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए, है ना। ये इसके अंदर आ जाता है। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस, के बेटा बेसिकली वो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। अगर प्लांट और मशीनरी की मदद से आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट बनाते बनाते मशीन का ही आकार बार बार बदल जाता है क्या, नहीं होता। डू नॉट मर्ज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, कि मशीनरी का ही टुकड़ा मशीन के अंदर से निकल के आ रहा है, प्रोडक्ट के साथ साथ मशीन का टुकड़ा भी हर बार जब एक प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है तो एक मशीन का टुकड़ा उसके साथ साथ आ रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, मिक्स नहीं होता है ना, मर्ज नहीं होता। और ये समय समय पे बेटा रिपेयर भी मांगते हैं, रिप्लेसमेंट भी मांगते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, डेप्रिसिएशन लगता रहता है। मशीनरी यूज होगी विद पैसेज ऑफ टाइम, नॉर्मल वियर एंड टियर, जो उसकी हमारे पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगता रहता है। फिर है सर डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब बता सकते हो बेटा, डिराइव्ड डिमांड वो डिमांड होती है एज देयर डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ द अदर गुड्स, के बेसिकली जो उनकी डिमांड है ना वो कहाँ से डिराइव होती है, अदर गुड्स की डिमांड से, जिसको वो मदद कर रहे हैं प्रोड्यूस करने में, बनाने में। ये बेसिकली डिराइव डिमांड का मतलब हो जाता है। फिर आ जाता है सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है बेटा बेसिकली एडिशन कैपिटल में, स्टॉक में, इकोनॉमी के अंदर, ये बेसिकली हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट बेटा 2 तरीके का होता है, एक होता है हमारे पास ग्रोस, एक होता है सर हमारे पास यहाँ पर नेट। बता सकते हो ग्रोथ से नेट पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्रोथ से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट पे ग्रोथ पे जाना होता था तो प्लस डेप्रिसिएशन कर देते हैं। ये इसके अंदर आ जाता है कि हमारे पास ग्रोथ कौन सी होती है कि बिफोर डेप्रिसिएशन होती है, नेट कौन सी होती है जिसमें से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। फिर है सर डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है, 2 टर्म्स है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन में जो वैल्यू है वो कम होती है
एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है जब आप उसका नॉर्मल वियर एंड टियर करोगे समय के साथ साथ पैसेज ऑफ टाइम पे। ये बेसिकली हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है कि एक्सपेक्टेड है वैल्यू कम होगी ही होगी। और उसके कुछ ऑल्टरनेट नेम्स भी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। और कैपिटल लॉस का मतलब है बेटा पूरा का पूरा कैपिटल ही चले गया, हमारी पूरी की पूरी मशीनरी ही चली गई। आप रात को अपनी जो बिजनेस है वो बंद करके गए हो, अपना गोदाम बंद करके गए हो, आप सुबह आपने देखा आपकी चीज़ें ही चोरी होगी, मशीनरी चोरी होगी, तो पूरा का पूरा कैपिटल लॉस भी चला गया ना। अब जब मशीनरी चोरी हो जाएगी, क्या वो प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करेगी? अगले दिन आप कहाँ से प्रोडक्शन करोगे? जब तक नई मशीनरी नहीं आएगी आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जो कैपिटल लॉस होता है उससे हमारा प्रोडक्शन भी हैम्पर हो जाता है। डेप्रिसिएशन से कुछ खास हमारा प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होता है ना। ये इसके अंदर आ जाता है कि बेसिकली लॉस हो गया पूरा का पूरा जितना मेरा फिक्स्ड एसेट था। कैसे हो सकता है? चोरी हो गया, नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, आग लग गई, है ना। ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है बेटा प्रोविजन, कि प्रोविजन हमारे पास यहाँ पर बनाया जाता है। अगर देखो हमें रिप्लेसमेंट तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि एक्सपेक्टेड लॉस है कि हमें पता है कि 10 साल बाद 15 साल बाद हमें मशीनरी चेंज करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है, तो उसके लिए हम प्रोविजन बना करके चलते हैं। यहाँ पर हम कोई भी प्रोविजन नहीं बनाते क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है। फिर उसके बाद इसमें अभी मैंने बताया कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करेगी, ये हैम्पर करेगी क्योंकि बेटा मशीनरी ही नहीं रही है, अब आपकी पूरा का पूरा कैपिटल का ही लॉस हो गया जो फिक्स्ड एसेट था, है ना। इसके अंदर रह जाता है। फिर है सर हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इज मेनली ड्यू टू, किन कारणों की वजह से होता है? नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है कि जब भी हम अपने फिक्स्ड एसेट्स, हमारी प्लांट एंड मशीनरी, उसको बेटा कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूसली यूज करे जा रहे हैं, क्या वो उस समय बाद उसी तरीके से काम करेगी? नहीं, उसकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाती है। अगर कोई मशीन आज बेटा बेसिकली हमारे पास एक दिन में 100 यूनिट बना पा रही है, क्या कुछ सालों बाद भी वो एक दिन में उतने यूनिट बना पाएगी? नहीं, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। फिर है बेटा पैसेज ऑफ टाइम, के समय के साथ साथ भी क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस, कि अगर आप उसको बिजनेस में ही नहीं लगा रहे हो लेकिन डेप्रिसिएशन तो लग रहा है ना बेटा, अगर आप उसको यूज कर रहे हो तब भी, नहीं कर रहे हो तब भी, है ना। फिर है बेटा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसके अंदर आ जाता है कि इसमें दो चीज आती हैं, एक तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि बेटा टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हमारी जो आज सब चीज़ें हैं उनमें डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली लग जाएगा, उनको कोई पूछेगा ही नहीं, है ना। अगर नई तरीके से प्रोडक्शन करने की कोई भी मशीन आ गई तो जो अब वाली है उनको कोई भी नहीं पूछेगा, उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि अगर डिमांड की ही गुड्स और सर्विसेज बदल गई तो हमें अपने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी सब चीज़ें हैं उनका भी बदलना पड़ेगा, उनमें कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, उनकी तो वैल्यू कम हो गई ना, डेप्रिसिएशन तो लग ही गया। फिर रह जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स बेटा बेसिकली डिफरेंस होता है आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के बीच में डिफरेंस। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स बेटा वो टैक्स होता है जो बेसिकली गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है, और सब्सिडीज वो सब चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट हमारे पास प्रोवाइड करती है, यानी कि कुछ हमारे पास असिस्टेंस देती है। तो आईटी हमारे पास गवर्नमेंट चार्ज करती है, यानी कि गवर्नमेंट लगाती है बेटा आप लोगों पे, जितनी भी हमारी जीएसटी है, आप हो गए, हम हो गए, सब हम बेटा जीएसटी देते हैं, टैक्सेस देते हैं, टोल देते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज, ये सब क्या है? हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और सब्सिडीज़ क्या है? कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी हमारे पास यहाँ पर फर्म्स को, हाउस होल्ड्स को सरकार देती है, इसके अंदर आ जाता है। फिर है सर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। देखो जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो क्या होती है बेटा? बेसिकली किसी भी सामान को बनाने की कीमत प्लस प्रॉफिट्स। जैसे कि हमारे पास ये बेसिकली शर्ट है, ये शर्ट हमारे पास यहाँ पर मार्केट में 500 रुपये की बिक रही है, क्या ये 500 वाली शर्ट 500 में ही बनी होगी? नहीं बेटा, हो सकता है ये 300 में बनी हो, 50% 50 रुपये इस पर प्रॉफिट हो तो 350 हो गया। अब इस पर 150 का बेटा टैक्स मान लो तो कितने की होगी? 500 की होगी। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कहलाती है कि फैक्टर कॉस्ट कौन सा अमाउंट होता है जिसमें बेसिकली हमारे पास कुछ प्रोडक्शन का कीमत आता है और प्लस उसमें जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। फिर आ जाता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वो है बेटा जिसपे सामान बिक रहा है। इसके अंदर हमारे पास फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी यानी कि टैक्स वगैरह भी जुड़ जाते हैं, तब ये बन जाता है ना। फिर उसके बाद आ जाता है सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये बेसिकली डिफरेंस होता है, यहाँ पर NFIA बोलते हैं इसको हम, NFIA। ये बेसिकली डिफरेंस होता है फीफा माइनस फीटा का, फीफा माइनस फीटा का डिफरेंस होता है, है ना। फीफा का मतलब क्या हो गया? फीफा का मतलब हो गया बेटा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम यानी कि अब्रॉड से होने वाली इनकम, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड फीटा कहलाता है। देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है कि डिफरेंस होता है फीफा माइनस फीटा का, यानी कि इनकम रिसीव हो रही है और जो कि हम पे कर रहे हैं। ये बेसिकली इसका फॉर्मूला बन जाता है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखा है। इसके बाद लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है कि बेसिकली जो भी हमने इनकम कमाई, यानी कि किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने पैसा कमाया, इनकम कमाई है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदर कंट्रीज से, तो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है?
हमारे पास फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है। किस फॉर्म में हो सकता है सर? वेजेस के फॉर्म में हो सकता है, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है। 2 का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली ये वो फैक्टर इनकम है जो कि पेड करी जाती है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री, यानी कि जितने भी अदर कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनको बेसिकली हम देंगे जो वो अपनी फैक्टर सर्विसेज हमारे पास दे रहे होंगे अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी में। ये बेसिकली एनएफआई है ना, इसका रोल कहाँ है? इसका रोल होता है डिफरेंस करने में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। एक होता है बेटा डोमेस्टिक इनकम, एक होता है हमारे पास नेशनल इनकम। अगर हमें डोमेस्टिक से बेटा नेशनल पे जाना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? इसमें हमें NFIA बेटा बेसिकली जोड़ना पड़ता है। डोमेस्टिक इनकम बेटा कौन सी इनकम होती है? डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो हमारी देश में हमारे होने वाली इनकम है ना, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। उसमें अगर मैं बाहर से होने वाली इनकम जोड़ दूंगा तो सारी इनकम बन जाएगी, यानी कि नेशनल इनकम बन जाएगी। और अगर नेशनल से वापस अपने देश की इनकम जाननी है तो उसमें से माइनस कर दोगे NFIA। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर है? आगे चले, आगे बढ़े सर। है आगे है कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। NFIA के कुछ कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, ये लास्ट है, चलो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने कंपोनेंट्स ऑफ NFIA को। देखो इसमें 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, फिर उसके बाद आ जाएगा नेट इनकम जो कि हमें मिलेगी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से, और नेट रिटेन अर्निंग्स। तीनों को एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ये बेसिकली डिफरेंस होता है। किस चीज के बीच में डिफरेंस होगा? एक तो बेटा इनकम के बीच में और पेमेंट के बीच में। किस चीजों के बीच में है? इनकम और पेमेंट। इनकम कौन से वाले इनकम? इनकम है जो कि बेसिकली हमें रिसीव होती है कोई भी रेजिडेंट, कोई भी वर्कर जो कि या तो रहता हो या फिर काम करता हो अब्रॉड में। पेमेंट कौन सी हो सकती है? सिमिलरली इसी तरीके से हो सकती है जो कि हम देंगे नॉन रेजिडेंट वर्कर्स को जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के हमारे पास अंदर रहता है और कम से कम फॉर लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। ये इसके अंदर हमारे पास आ जाता है। फिर है सर नेट इनकम फॉर प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब क्या होता है? ये भी बेटर डिफरेंस होता है इनकम और हमारे पास यहाँ पर इनकम और पेमेंट के बीच में। इनकम सर कौन से वाली इनकम है? इनकम होने वाली यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी से, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप से। किस तरीके से हो सकती है? रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, जो कि रेजिडेंट्स कमाते हैं कंट्री के। मतलब इनकम जो कि हमने प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से कमाई उसके बीच का, और हमारे पास पेमेंट के बीच का डिफरेंस जो कि पेमेंट हम करते हैं नॉन रेजिडेंट्स को, ये इसके अंदर आ जाता है। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स भी बेटा बेसिकली डिफरेंस होता है। तीनों ही डिफरेंस थे। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स को भी पढ़ते हैं। ये किस चीज का डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है हमारे पास रेजिडेंट कंपनी और नॉन रेजिडेंट कंपनी। 2 कंपनी होती है, एक तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। उन दोनों के बीच की रिटेन्ड अर्निंग्स है ना, उनका डिफरेंस होता है। लेकिन जो रेजिडेंट कंपनी है वो बेसिकली अब्रॉड में लोकेटेड होनी चाहिए, जो नॉन रेजिडेंट कंपनी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री में होनी चाहिए। ये इसके अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद है बेटा जो NFIA होता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो हमारे पास यहाँ पर 0 भी हो सकता है। बताओ जी कैसे कैसे होगा? देखो कैसे होगा। पॉजिटिव की बात करते हैं, जब हमारे पास NFIA की हम बात कर रहे हैं ना बेटा, NFIA की 3 केस है, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा या वो 0 होगा। पॉजिटिव कब हो सकता है? जब हमारा जो फीफा है, जो हमारा फीफा है बेटा वो ज़्यादा होगा फीटा से। नेगेटिव कब हो सकता है? जो हमारा फीफा है वो बेसिकली हमारे पास कम होगा, यानी कि हमें देना ज़्यादा है, पे ज़्यादा करना है, इनकम कम हो रही है। इधर है बेटा 0 कब होगा? जब फीफा बराबर होगा फीटा के। ये बेसिकली 3 केस हमारे पास यहाँ पर हो जाते हैं। देखो जी क्या लिखा है सबसे पहले, जो NFIA पॉजिटिव कब होगा? जो हमारे पास इनकम हुई है अब्रॉड से वो ज़्यादा है। ठीक है जी। हमारे पास नेगेटिव कब होगा? जब हमारी इनकम कब हुई है, हमने पे ज़्यादा करा है, यानी कि ये वाला केस बन जाता है। फिर सर 0 कब हो सकता है? जब दोनों ही हमारे पास बराबर हो, जो इनकम है और जो पे कर रहे हैं वो दोनों हमारे पास यहाँ पर बराबर हो। ठीक है जी। आई होप बेटा जी आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा, और यहीं पर हमारा ये थ्योरेटिकल का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जो मेनली आता है वो क्लासिफिकेशन आता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरमीडिएट, फाइनल, फैक्टर, ट्रांसफर, वो सब चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसको भी कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। कोई भी डाउट आता है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन थैंक यू।